दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का 62वां लेक्चर यानी 62 लेक्चर आज हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है इंडस्ट्री यानी उद्योग, और उद्योग में दोस्तों एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनमें से लौह इस्पात उद्योग। तो याद रखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास कैसे कैसे हुआ और इससे जुड़ी कितने ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने नाम सुना होगा टिस्को का, इसको का, ठीक है, VISL का, HSL का, या फिर आपने सुना होगा कि दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, या फिर पास्को में, या फिर जो है राउरकेला में अनेक जगहों पर लौह इस्पात कारखाने हैं। उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग खुल करके डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में। एक बात दोस्तों और याद रखेगा, हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में अच्छा आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं इस उद्योग के बारे में? तो सुना होगा थोड़ी बहुत बातें कि सबसे पहले ये उद्योग कहां पर शुरू होता है, या आपने कुछ नहीं तो जमशेदपुर टाटा का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि वही एक कंपनी है जो सबसे फेमस है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आज बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एक पॉइंट पर हम लोग जो है बातचीत करते हैं। लिख रहा है कि लोहा और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है। क्या है? एक आधारभूत उद्योग है। इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में लोहा या फिर इस्पात की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री का नाम बता दो जिसमें लोहा इस्पात की जरूरत ना बनता हो। अगर कोई ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कार वगैरह बनाता है, गाड़ियां बनाता है, व्हीकल बनाता है, तो उसको लोहा और इस्पात की जरूरत होगी कि नहीं होगी? किसी को यह अगर बोर्ड भी बनाना है तो उसको भी जरूरत होगी। किसी को कैमरा बनाना है, मोबाइल बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप जरा केयर करो कि इस्पात या लौह की आवश्यकता तो उसे होगी होगी। ठीक है, तो याद रखिए, इसीलिए कहा गया यह एक आधारभूत उद्योग है, यानी बहुत सारे उद्योगों का बेस है ये तो मानना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिख रहा है अन्य सभी उद्योग इस उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। यहां से जो बनता है ना, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर में जो छड़ लगी हुई है ना इस दीवालों में, ये इस दीवार के जो सीलिंग है उसमें जो छड़ लगी हुई है, वो छड़ भी क्या है? वो भी एक तरह का क्या है? लौह और इस्पात कारखाने से संबंधित है। तो याद रखिए, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, ज्यादातर चीजें वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप एक प्लास्टिक की कुर्सी भी देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई प्लास्टिक की चेयर है, लेकिन आप बताओ वो प्लास्टिक की चेयर तो किसी न किसी मशीन से बनी होगी, और वो मशीन किसका बना होता है? मशीन लोहे या इस्पात का बना होता है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि अन्य सभी उद्योग इस उद्योग के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। यह उद्योग देश के औद्योगिक उत्थान का अंश माना जाता है या नींव मानी जाता है। ठीक है, नींव है। इसीलिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्योग को भारत के मंदिर का दर्जा दिया था। आगे देखिए, करा इस उद्योग की स्थापना परिवहन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? परिवहन लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्यों? क्योंकि लौह इस्पात उद्योग एक भार ह्रासी उद्योग है। भार ह्रासी मतलब इसमें भार का ह्रास होता है। कैसे? मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं लौह इस्पात कारखानों की, तो इस उद्योग के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है वो होती है ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर लौह इस्पात से संबंधित जो अयस्क हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेमेटाइट के बारे में, मैग्नेटाइट के बारे में, तो पहली बात तो वो अवेलेबल हो। दूसरी बात है कि कोयले की अवेलेबिलिटी हो। अब पता चला कि कोयला और लोहा ये मिलता है झारखंड में, ठीक है, और आपने अपनी फैक्ट्री डाल दी ले जाकर, कहां पर? आपने डाल दिया पंजाब में। तो एक बात बताओ, चलो पंजाब में डाल दिया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन एक बात बताओ, पंजाब में आप जो अयस्क है लोहे का वो कहां से मंगाओगे? वो तो आपको झारखंड से मंगाना पड़ेगा। या फिर जो कच्चा माल है जैसे कोयला, वो कहां से मंगाओगे? वो तो आपको झारखंड से मंगाना पड़ेगा। झारखंड नहीं तो फिर आप जो है छत्तीसगढ़ हो गया, आपका जो है मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, नीचे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हो गया, उन सभी जगह पे कर्नाटक हो गया, कहीं ना कहीं से तो मंगाओगे ना। ठीक है, तो ये बताओ, यहां तक लाने में
परिवहन लागत लगेगी नहीं। अगर उस परिवहन लागत लगेगी, आप परिवहन लागत को कम नहीं करेंगे तो फिर तो आपका माल महंगा हो जाएगा, फिर मार्केट में बेचोगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि परिवहन लागत को ध्यान में रख करके इस उद्योगों की स्थापना किया जाता है, ताकि ऐसा क्षेत्र में इस उद्योगों को लगाया जाए जहां से फट से क्या मिल जाए, अयस्क मिल जाए और तुरंत हमें कच्चा माल मिल जाए और लगे हाथ हमें सस्ते श्रमिक भी मिल जाए, कुशल कारीगर भी मिल जाए और ये फैक्ट्री चल दे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको लिमिटेड क्षेत्रों में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि इस उद्योग में ध्यान दीजिएगा, इस उद्योग में प्रमुख क्या होता है, कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क का इस्तेमाल जरूरी होता है, जो कोकिंग कोयला होता है वो आवश्यक होता है, जो चूना पत्थर होता है वो आवश्यक होता है, जो मैग्नीज है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैग्नीज का इस्तेमाल करके ही इस्पात का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में इन सभी कच्चे माल की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पर एक कारखाना लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेगा। लिख रहा भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। अगर आपको कोई लौह इस्पात कारखाना लगाना है तो आप कहां जाओगे, मैं बताऊं आपको क्या क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है जगह ऐसा हो जहां कच्चा माल मिल जाए, जगह ऐसा हो जहां बाजार भी हो ताकि आप अपने माल को बेच सकें। ठीक है, जगह ऐसा हो जहां पत्तन की सुविधा हो, बंदरगाह की सुविधा हो, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो आप अपने माल को एक्सपोर्ट करोगे, निर्यात करोगे, दूसरे देशों को बेच दोगे। ठीक है, जैसे भारत का सबसे ज्यादा माल जो है कच्चा लोहा कौन खरीदता है, जापान खरीदता है, कोरिया खरीदता है। ठीक है, तो उसको आप याद रखें। तो पत्तन की सुविधा हो, यानी बंदरगाह के आसपास जाके रहो आप, आंतरिक परिवहन सुविधा हो। अगर बंदरगाह वाली बात ना भी रहे तो कम से कम देश के अन्य दूसरे भागों में भी आसानी से माल भेजा जा सके, ऐसे जगह पर रहो। और थोड़ी बहुत जो है सरकारी नीतियां भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो कारक हैं जो इस लौह इस्पात उद्योग के लिए जरूरी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले लाइन में कुछ और भी पढ़ा जाता है। सुनिए, कह रहा है कि इसके लिए कुछ स्थित क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में कहां कहां पर है। तो याद रखिए कुछ फैक्ट्रियां ऐसे हैं। अच्छा, लोगों ने अलग अलग सोचा, कुछ लोग चले गए ऐसे क्षेत्र में जहां कोयले की अधिकता थी। भाई कोयला उनके निकट था, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोयला की जरूरत पड़ेगी। तो कोयला जो निकट था, जैसे दुर्गापुर क्षेत्र हो गया, जैसे बोकारो हो गया, जैसे बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी क्षेत्र हो गया। तो यहां पर जो कंपनियां लगी हुई हैं, यहां पर जो संयंत्र काम कर रहे हैं वो कोयले के निकटता वाली क्षेत्रों में है। दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों ने कहा भाई हम लौह अयस्क वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। भाई सब कुछ एक जगह पे तो नहीं मिल जाएगा, कुछ के लिए आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। तो कुछ लोग यहां पे चले गए, कुछ लोग लौह अयस्क की अधिकता वाले जहां क्षेत्र थे वहां पहुंच गए। जैसे भिलाई है, राउरकेला है, भद्रावती है, ये भद्रा नदी के तट पर है, विजयनगर है, तमिलनाडु का सेलम है। ये सभी जहां पर लोहे की अधिकता है, लौह अयस्क की अधिकता है, उन क्षेत्रों में कंपनियों को बनाया गया। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, ताकि दोनों तरफ से उनका फायदा हो जाए, कोयला भी मिल जाए और उधर से लौह अयस्क मिल जाए, तो बड़ा गजब का है। तो ऐसे में दोस्तों झारखंड में जमशेदपुर है, जमशेदपुर में टाटा का प्लांट लगा हुआ है। तो याद रखेगा जमशेदपुर, ये कोयला और याद रखिए जो अयस्क वाला क्षेत्र लौह अयस्क का, उसके ठीक बीच में स्थित है। और कुछ ऐसे भी जगह हैं कंपनियां जो तटीय क्षेत्रों में, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वहां पर गई है, जैसे विशाखापट्टनम है, गोपालपुर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। ये पूरे भारत में इतनी कंपनियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। करा कि अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, यानी आजादी से पहले की बात करें कि भारत में लौह इस्पात कारखानों की शुरुआत कब से होती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि भारत में लौह इस्पात उद्योगों का आरंभ 1874 में हुआ है। याद कैसे रखेंगे दोस्तों, 1875 में क्या बना था, जल्दी से सोच के बताइए, कौन सा समाज बना था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। और 1885 में याद रखिए कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना के 11 साल पहले, कितना, 11 साल पहले कहां पर, याद रखिए पश्चिम बंगाल में, कौन सा, याद रखिए कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में एक जगह है कुल्टी, वहां पर बंगाल आयरन वर्क्स नाम से जो है एक जो है स्थापना हुआ किसका, लौह इस्पात केंद्र का।
ठीक है, बंगाल, क्योंकि बंगाल में था तो बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक है, कब 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर, ठीक है। करा बाद में बंगाल सरकार द्वारा इसे अधिग्रहित कर लिया गया और इसी का नाम रख दिया गया बराकर आयरन वर्क्स, ठीक है। पहले इसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स हुआ करता था, बाद में इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया, ठीक है। आगे दोस्तों 1907 में, यानी बड़ा समय बीता, एक लंबा दौर बीता भाई, क्योंकि 74 से लेकर के 26 साल तो बीता, सन 1900 आया, फिर 7 साल और बीता, मतलब मिला जुला करके काफी समय बीता। 33-34 साल बाद जो है जमशेद टाटा जी ने, ठीक है, जमशेद जी टाटा ने, नाम है जमशेद जी टाटा के नाम है, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर पड़ गया है, ठीक है। तो 1907 में तत्कालीन उस जगह का नाम था साक्षी, क्या नाम था, साक्षी, जिसे आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में 1907 में वह जगह साक्षी नाम से जानी जाती थी। 1907 दोस्तों आप सभी को याद होगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था भाई, ठीक है, वो सब याद रखिए, आगा खां सलीमुल्लाह खां ने किया था, वो सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जमशेदपुर नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को टिस्को कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले टिस्को आया, टिस्को के पहले भी कौन आया था, तो बंगाल आयरन वर्क्स आया था, कुल्टी में 1874 में स्थापना हुआ था। बाद में उसी का नाम बंगाल आयरन वर्क्स का नाम ही बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया, ठीक है। 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेदपुर उस समय नाम नहीं था, साक्षी नाम था, ठीक है। करा कि यह 1911 में वहां पर कच्चा लोहा बनता था और 1912 में वहां पर इस्पात बनना भी शुरू हो गया, ठीक है। यह कंपनी स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। कहां पर, वहां पर एक नदी है स्वर्णरेखा नदी और एक नदी है खरकई नदी, ठीक है, उसके संगम पर स्थित है झारखंड में जमशेदपुर। टिस्को, करा टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति, और मैंने आपको पहले बताया कि टिस्को ऐसे स्थान पर है जहां से कोयला वाला और लौह अयस्क वाला क्षेत्र दोनों के बीच में स्थित है जमशेदपुर, ठीक है। तो लिख रहा है कि टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है, उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से, ठीक है। बादाम पहाड़ी है, वहां पे एक जगह का नाम है जहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नुआ मुंडी है, सिंह भूमि है, ठीक है, और गुरु मैसानी है, ठीक है, वहां से इसको जो है प्राप्ति होती, किसकी, लौह अयस्क की प्राप्ति होती। वहीं अगर कोयले की बात करें तो झारखंड का सबसे फेमस जगह है झरिया, ठीक है, तो झरिया हो गया और पश्चिमी गोपालपुर हो गया, वहां से इसको कोयले की प्राप्ति हो जाती है। और कलकत्ता जो है इसके लिए सबसे प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, वहां से बंदरगाह की सुविधा मिल जाती है। और सस्ते श्रमिक की बात करें तो बिहार वगैरह से और उत्तर प्रदेश वगैरह से इसको सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसके बारे में और भी डिटेल बताता हूं, सुनिए। करा कि टिस्को के बारे में, सॉरी, टिस्को के बाद इसको के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको करा, इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, इंडियन आयरन, वहां था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको टिस्को बोलते थे, इसको इसको बोला जाता है, ठीक है। करा इसकी स्थापना 1918 से 19 में हुआ, पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना हुआ था, आसनसोल के निकट बर्नपुर नाम का एक जगह वहां पर हुआ था, ठीक है। करा यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, उसे भी याद रखिएगा। करा इसको लौह अयस्क की प्राप्ति सिंह भूमि झारखंड से, ठीक है, और कोयले की प्राप्ति झारिया से, रामगढ़ से, नूनडी की खादान से, उन जगहों से हो जाती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। करा इसे उड़ीसा के जामदा बांसपानी से मैग्नीज भी मिल जाता है, जिससे इस्पात का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और पास में चूना पत्थर की प्राप्ति भी उड़ीसा से हो जाती, पारा घाट के पास से, ठीक है, तो याद रखिएगा। करा इसको को पत्तन की सुविधा कहां मिलती है, वही कलकत्ता बंदरगाह है, वहां का हल्दिया बंदरगाह भी वही फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। और जल विद्युत कहां से मिल जाता है, कुछ लोग तो पूरी तरह से कोयले पर डिपेंड हैं और कुछ लोग जल विद्युत पर डिपेंड है, तो इसको जल विद्युत मिल जाता है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना थी जो 1948 में स्टार्ट हुई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, उससे इसको जल विद्युत मिल जाता है। कलकत्ता इसके लिए सबसे अच्छा बाजार हो जाता है, हुगली इसके लिए सबसे अच्छा बंदरगाह हो जाता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, जहां से परिवहन कर पाता है। तो ये इसको के बारे में जानकारी थी, इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों VSL, क्या नाम है, VSL, सुनिएगा ध्यान से। VSL की स्थापना दोस्तों 1923 में हुआ, 1923 में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। VSL की स्थापना 1923 में हुआ था। 1923 वही वर्ष है दोस्तों जिस वर्ष मोतीलाल नेहरू और CR दास, चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाया था।
था स्वराज पार्टी। और इसके अगले साल 1924 में ध्यान दीजिएगा क्या काम हुआ था, हाँ, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो सभी आप याद रखिए। 1922 भी इंपॉर्टेंट है, चौरा चौरी कांड हुआ था, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो लिख रहा है इसकी स्थापना 1923 में हुआ। वीएसएल का पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा, बहुत महान इंजीनियर थे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक के शिमोगा नामक स्थान पर भद्रावती नदी के किनारे, ठीक है, इसको स्थापित किया गया है, इसीलिए इसको भद्रावती के नाम से भी जाना जाता है उस स्थान को। वीआईएसएल को लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ी से होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम सुना है ना, वहां लौह अयस्क की प्राप्ति के बहुत क्षेत्र हैं, ठीक है। कोमान गुंडी वहां की खान का नाम है। और जल विद्युत की बात करें तो उसको जोन और शरावती नदी परियोजना, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए? जो गरसप्पा ना महात्मा गांधी जलप्रपात, वो कहां पर है? शरावती नदी पर बना हुआ है। और शरावती नदी परियोजना से ही इसको क्या मिलता है? जल विद्युत मिल पाता है। कोयला क्षेत्र से थोड़ा दूर स्थापित किया गया है, क्यों? किंतु लौह अयस्क की निकटता इसके यहां पर ज्यादा, मतलब सबसे नजदीक क्या है? लौह अयस्क इसकी निकट है, कोयला वाला क्षेत्र दूर है। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई भारत में थी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, लिमिटेड है नाम, ठीक है। आगे दोस्तों आयरन इसके बारे में और भी दे रहा। अच्छा चलिए थोड़ी सी बातें दोस्तों। अब क्या था 1923 के बाद, जब 1947 में आजादी मिल गया, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आया उसके बारे में देख लेते हैं। लिख रहा है स्वतंत्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ विचार किया गया, प्लानिंग बना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में याद रखे इससे संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए गए कि कैसे जो है हम लोग जो है इस्पात उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग में बढ़ावा किया जाए। करा कि जबकि 10-10 लाख टन इस्पात पिंडों की क्षमता की परियोजना है सबसे पहले भिलाई में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भिलाई में जो बना था, भिलाई जगह पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ये सोवियत संघ, रूस की पूर्व सोवियत संघ उसका नाम था उस समय, उसकी मदद से बनाया गया था। तो परीक्षा में पूछता है कि भिलाई वाला जो संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो याद रखिए पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। दुर्गापुर वाला जो संयंत्र है वो पश्चिम बंगाल में था। अच्छा इसके बारे में 1959 में ही प्लान बना था, ठीक है। हालांकि इनकी स्थापना अलग अलग समय पर हुई, अभी मैं समय के बारे में बताऊंगा। पहले तो आप याद रखें भिलाई छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से बना है। उस समय रूस का नाम सोवियत संघ था, तो याद रखेगा। उसी तरह जो दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है और वो ब्रिटेन के सहयोग से बना है। जो राउरकेला है वो जर्मनी के सहयोग से बना है, ठीक है। तो ये सब याद रखें, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 3 संयंत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बाद में बोकारो में हुआ, बोकारो झारखंड में है, वहां पर भी संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। आगे जरा निजी क्षेत्र में 2 इस्पात कारखानों, एक था टिस्को, टिस्को की उत्पादन क्षमता को दोगुना करके 20 लाख और 10 लाख टन कर दिया गया। और सार्वजनिक क्षेत्रों के 3 कारखानों में उत्पादन जो था वो 1956 तथा 1962 के बीच जो है स्टार्ट किया गया। तो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आ गई और जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां थी वो तो पहले से ही विद्यमान थी। तो चलिए अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो भिलाई में है, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो वो इसी का पार्ट है एचएसएल का, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का ही पार्ट है, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है। सुनिए, करा इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया और 1955 से 57 के दौरान वही पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही थी कि सबसे पहले कार्य किया गया। 1959 में इसने अपना उत्पादन कार्य भी प्रारंभ कर दिया। करा इसको कोयले की प्राप्ति कोरबा से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरबा सबसे निकट पड़ता है, बोकारो है, झारिया है, और लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहिरा, नाम सुना है ना, दल्ली राजहरा, और मैग्नीज की प्राप्ति बालाघाट से, ठीक है। और याद रखिए इसके अलावा बालाघाट और भंडारा से, और बाकी बंदरगाह की बात कर लें तो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, वो हो जाएगा। और विशाखापट्टनम नीचे पड़ जाता है आंध्र प्रदेश साइड, और हल्दिया वाला जो पड़ जाता है वो कहां पड़ जाता है? हुगली वाला, ठीक है, वो कलकत्ता के पास में। तो ये सभी तरह के बंदरगाह भी इसके नजदीक हैं। प्लस सबसे अच्छी बात है दोस्तों, एक कलकत्ता मुंबई एकदम मेन रूट पर जो रेलवे रूट है उस पे स्थित है भिलाई, ठीक है। तो इसके लिए और भी अच्छा है क्योंकि यहां पर रेलवे की भी सुविधा मिल जाती है। तो ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का भिलाई वाला प्लांट। एक और प्लांट है दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का, कुल 4 प्लांट है। दूसरा प्लांट है राउरकेला में, ठीक है। राउरकेला याद रखेगा उड़ीसा में है, और राउरकेला याद रखेगा एक
सेकंड उसके लिए क्या बोलते हैं, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, तो करा इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया, 1959 में किया गया उड़ीसा में। करा यह शंख और कोइल नदियों के संगम पर स्थित है, शंख और कोइल नदियों के संगम पर। इसको कोयला झारिया और कोरबा से मिलता है, जबकि लौह अयस्क बरसुआ से मिलता है, और जल विद्युत इसको मिल जाता है उड़ीसा में सबसे बड़ा है हीराकुंड बांध परियोजना, उससे इसको जल विद्युत मिल जाता है, बाकी परिवहन वगैरह भी मिल जाता है। यह भी हावड़ा मुंबई लाइन पर है, इसलिए जो है सबसे फेमस है। ठीक है, आगे देखिए अगला है HSL का अगला प्लांट है दुर्गापुर में। ठीक है, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यह ब्रिटेन की सहयोग से बनाया गया था। लिख रहा है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में पश्चिम बंगाल में की गई। यह कोयला की प्राप्ति रानीगंज, झारिया, सभी झारखंड वाले क्षेत्र हैं उनसे करता है, बराकर क्षेत्र से करता है, और लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूमि से करता है। जल विद्युत की प्राप्ति क्योंकि पश्चिम बंगाल में है तो वहां पे दामोदर घाटी नदी परियोजना है। सिंपल सी बात है, जो उड़ीसा में होगा हीराकुंड नदी परियोजना से प्राप्त करेगा, जो पश्चिम बंगाल में होगा वो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जल विद्युत प्राप्त करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर है वहां से प्राप्त करेगा। ठीक है, तथा परिवहन की सुविधा भी इसको मिल जाती। क्यों? क्योंकि यह जो दुर्गापुर है यह दिल्ली कलकत्ता रेलवे मार्ग पर स्थित है, इसको भी ध्यान देंगे। अगला है दोस्तों हिंदुस्तान स्टील प्लांट में बोकारो, 3 तो ये पढ़ा दिया आपको, चौथा है बोकारो, तो ध्यान दीजिएगा यह भी सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया, बाद में चलकर 1964 में। ठीक है, और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, तो ठीक उसके 1 साल पहले यह बोकारो में बनाया गया। बोकारो झारखंड में पड़ता है, वहां पर यह बनाया गया। यह बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, और इसको कोयला बोकारो और झारिया से मिलता है, जबकि लौह अयस्क किरीबुरु से और जल विद्युत परियोजना वही दामोदर नदी घाटी परियोजना से मिल जाता है। इसके अलावा भी कई सारे प्लांट हैं, जैसे विशाखापत्तनम में है, सेलम में है, सेलम पड़ता है तमिलनाडु के पास हो गया, पास्को हो गया, तो इसको भी याद रखेगा। तो विशाखापट्टनम जो था दोस्तों मैंने बताया था बंदरगाह के निकट है, विशाखापत्तनम और गोपालपुर दोनों बंदरगाह के निकट स्थित प्लांट है। तो लिख रहा है इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच में 1979 में एक समझौता हुआ, अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति दे दिया। ठीक है, इसके लौह अयस्क की पूर्ति जो है बैलाडीला की खान से होती है, याद रखेगा, और ऊर्जा हेतु कोयला जो है वो भी प्राप्त हो पाता है, और प्लस जो आसपास के नदी घाटी परियोजना है उससे जल विद्युत प्राप्त हो पाता है। ठीक है, बंदरगाह के किनारे स्थित सबसे बढ़िया है क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है सारा का सारा माल, तो विशाखापत्तनम आप याद रखेगा। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो लिख रहा है भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है जिसका निर्माण समुद्र के किनारे किया गया है। पास्को स्टील की बात करें तो कोरिया की एक कंपनी है, ठीक है, पोहांग स्टील कंपनी, ठीक है, उसके सहयोग से पारादीप पड़ता है उड़ीसा के पास में, ठीक है, वहां पर स्टील प्लांट लगाया गया। उड़ीसा सरकार के साथ समझौता करके पास्को स्टील प्लांट लगाया गया है। ठीक है, आगे दे रहा है सेलम वाला प्लांट दोस्तों बाद में लगा, 1982 से काम कर रहा है। यहां पर स्टेनलेस स्टील का भी निर्माण किया जाता है। तमिलनाडु का जो सेलम है वो लौह अयस्क के लिए काफी फेमस क्षेत्र रहा है क्योंकि आसपास में सेवरा की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, वहां से लौह अयस्क मिल जाता है। इसे नेवेली से लिग्नाइट श्रेणी का कोयला भी मिल जाता है। आप सभी को पता है तमिलनाडु में लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर स्टील प्लांट जो है दोस्तों याद रखें कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। यही बेल्लारी के पास ही बहुत ज्यादा बेल्ट है मैग्नेटाइट लोहे का। ठीक है, तो याद रखेंगे। कह रहा है यहां पर हॉट स्पॉट है और तुंगभद्रा जलाशय के समीप इसका निर्माण किया गया है। इसे लौह अयस्क बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर और हॉस्पेट क्षेत्र से होता है, जबकि जल विद्युत परियोजना के तहत तुंगभद्रा नदी जल विद्युत परियोजना है उसके तहत इसे जल विद्युत मिल पाता है। और कोयला तेलंगाना के सिंगरेली खान से प्राप्त होता है। तो अगर आप इतनी बातें याद रखते हो लौह और इस्पात कारखाने के बारे में, तो मुझे लगता है आपके परीक्षा में एक भी नंबर जो है आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों मैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, देन हमारा अगला वीडियो होगा, उसके बाद तांबा और जिंक और लेड, उसमें 3-4 इंडस्ट्री और बता दूंगा, तो आपका ये धातु से संबंधित जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी। फिर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है वस्त्र उद्योग। इस तरह से सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, तमाम उद्योग हैं, सभी के बारे
बारे में एक एक वीडियो मैं ला के दूंगा आपको, ताकि आपकी पकड़ हर एक टॉपिक पर मजबूत हो पाए। ऐसा नहीं है कि नहीं लास्ट टाइम आ गया तो मैं फिर, अब जो हर टीचर की आदत होती, देखिए शुरुआत में खूब अच्छे से पढ़ाया और लास्ट में जाते जाते जब ये सब पॉइंट आते हैं ना, तो आप कोचिंग का नोट्स उठा के देखिए, ये पता है 2 दिन में उद्योग वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, ठीक है, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। जब तक अच्छे से मैं पढ़ा के समाप्त नहीं कर देता तब तक आपका ये ज्योग्राफी मैं खत्म करने वाला नहीं। जिस दिन आखिरी लेक्चर होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाऊंगा, ताकि आप मजे के साथ प्रैक्टिस करो और आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर करना मत भूला करिए प्लीज। लाइक कमेंट तो करिए प्लस शेयर जरूर से करिए दोस्तों, ऐसा निवेदन है मेरा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।